सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई वाज सेइंग दैट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उसमें हम लोगों ने बोर्स मॉडल के कैलकुलेशन देखे थे और उनमें हम लोगों ने बात की थी कि रेडियस ऑफ किसी ऑर्बिट का कितना होगा इन बोर्स मॉडल, दैट्स वन थिंग। उसके अलावा हम लोगों ने बात की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। उसके अलावा बात की थी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, दैट वाज एक्चुअली द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड। और वैसे ही हम लोगों ने देखा था चौथा टर्म विच वाज इनवर्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट वाज टाइम पीरियड। दैट मींस व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, है ना। दीज आर द फोर टर्म्स। उसके बाद हम लोग चले गए थे एनर्जी कैलकुलेशन में, जहां हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर टोटल एनर्जी की बात की थी और इन तीनों के रिलेशन को भी देखा था। दैट पोटेंशियल एनर्जी वाज 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड दैट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने लाया था कि पर एटम और पर आयन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो दैट वाज कमिंग -13.6 into Z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ना करे तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहेगी इन अ गिवन ऑर्बिट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो इट विल एमिट फोटोन। अगर उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में जाना है तो इट विल एक्सेप्ट द फोटोन, है ना। तो ये सारी कहानियां हम लोगों ने देख ली थी और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इफ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू जेड एंड एन, बाकी चीजें कांस्टेंट आती थी, तो वैसे ही कुछ और टर्म्स आ सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग सारे टर्म्स को एक जगह लिख लेंगे और उनके प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन देखेंगे। ठीक है। सो इफ आई सी सम इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वाज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं उसको आर दिखाऊंगा तो इट वाज प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं, कांस्टेंट हम लोगों को पता है ना। सो आर वाज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर्ड बाय जेड, है ना। दैट वाज फर्स्ट रिलेशन। सेकंड वाज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, दैट इज v which will be proportional to z upon n, है ना। ये सब कर चुके हैं हम लोग। इसी में नंबर 0.529 एंगस्ट्रॉम आया था, इसमें 2.188 into 10⁶ आया था ना। सो दीज आर द थिंग्स। तीसरा क्या है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोगों ने f से इंडिकेट किया था, उसको याद करो, हम लोगों ने बोला था दैट वाज Z² by n³ के प्रोपोर्शनल था। चौथा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो था, वो जस्ट इनवर्स होता था इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू n³ by Z²। इसके अलावा पांचवा टोटल एनर्जी की बात करूं या टोटल एनर्जी, इसी में सबकी बात कर लेंगे। टोटल एनर्जी हम अगर हम लोग ई लिखते हैं, तो टोटल एनर्जी की बात करें तो नेगेटिव नंबर था -13.6, बट दिस वाज प्रोपोर्शनल टू Z² by n²। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। सर फोर्थ वाले में वो क्यूब है। कौन सा, ये वाला? यस, हाँ। n है ना, इनवर्स हो जाएगा इसी का, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दैट वाज हैविंग अ डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट इट वाज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Z² by n²। And then kinetic energy was also having +13.6 into Z² by n² होगा, तो kinetic energy is proportional to also Z² by n²। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। इसके अलावा कुछ और टर्म लिखेंगे, लेकिन पहले इसको नोट करो। नाउ इनके अलावा कुछ और टर्म्स है जो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, पांच हो गए थे ना, तो सिक्स्थ यहीं पे देखो मैं लिखता हूं। तो सिक्स्थ वन इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी अगर बात करें तो याद करो ये वेक्टर है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट वाज mvr, और इसको हम लोगों ने बोला था दैट वाज nh/2π।
सो एच भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, तो एक ही चीज आ रही है इसमें, दैट इज एन ओनली, सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन जेड, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओनली। ठीक है, बस वैसा ही इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, उसको P से नॉर्मली इंडिकेट करते हैं, तो दैट इज हैविंग mv मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब याद करो, मास तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, बट v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, तो ये पूरी चीज जो है वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी z बाय n के। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पार्ट? डाउट आएगा पूछते जाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद करो। अगर उसको मैं ए से दिखाता हूं, तो ए का मैग्नीट्यूड जो आता था दैट वाज mv स्क्वायर बाय आर, है ना। नाउ इसमें देखो m कांस्टेंट है, v was proportional to z by n, so v square will be proportional to z square by n square, r is proportional to n square by z। सो अगर मेरे को एम बी स्क्वायर बाय आर की प्रोपोर्शनलिटी ढूंढनी है, तो एम में कुछ है नहीं, वी स्क्वायर में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये देखो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे दिस इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाय एन फोर। इज इट ओके? देख लो एक बार कहीं डाउट है तो पूछ लोगे, फिर से बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट वाज mv स्क्वायर बाय आर। उसमें m इज कांस्टेंट, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, वो किसी z या n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा उसका मास उतना ही है। v वाज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, है ना, ये चीज हम लोगों ने देखा हुआ है। तो v स्क्वायर जो होगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, r वाज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो mv स्क्वायर बाय r की अगर प्रोपोर्शनलिटी देखना चाहते हैं तो दैट विल बी, मास के लिए कुछ भी नहीं है, v स्क्वायर के लिए जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और नीचे आ रहा है तो नीचे एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये जो है दैट इज गिविंग यू जेड क्यूब बाय एन फोर, एन रेज टू फोर, है ना। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाय एन रेज टू फोर, दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो इसका ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इफ यू नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ऑल दिस थिंग्स ना, यू कैन आइडेंटिफाई कि उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या। ठीक है, इसको भी नोट कर जाओ। हाँ? Yes, sir. ओके, नाउ एक टर्म और बच गया है, इसी से रिलेटेड है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, दिस वाज वी स्क्वायर बाय आर, है ना, एक्सेलरेशन वाज नॉट एम स्क्वायर बाय आर, तुम लोग बोलते भी नहीं हो कुछ, मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। सो दिस वाज वी स्क्वायर बाय आर, तो एम की जरूरत भी नहीं थी, और एम ऐसे भी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर बाय आर की प्रोपोर्शनलिटी सेम रह जाएगी, इट विल नॉट बी डिफरेंट, बट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट एम वी स्क्वायर बाय आर, इट वाज सिंपली वी स्क्वायर बाय आर, है ना। और जब हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, नाइन्थ टर्म है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, तो हम लोगों ने देखा था दैट वाज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स वाज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय आर। नाउ इसमें मास से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो प्रोपोर्शनलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो विल से दिस विल आल्सो डिपेंड ऑन z क्यूब बाय n रेज टू 4। ठीक है, बिकॉज मास इज कांस्टेंट, है ना, मास इज कांस्टेंट। सर हाँ जी, बोलो, डाउट्स है? तो बोलोगे? हाँ इब्राहिम बोलो ना। नाइन वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या क्या, कौन सा, फिर से बोलो। 9 पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद करो ना, स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बहुत बेसिक पार्ट की थी,
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दैट विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है ये? और उसी से लिखा था mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना? ऐसा कुछ लिखा था ना स्टार्ट में बोर्स मॉडल के, है ना? तो हम लोगों ने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने पूरा फॉर्मूला बताया स्टार्ट में, दैट वाज mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है? इज ओके? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? तो mv स्क्वायर बाय आर। अभी mv स्क्वायर बाय आर में v स्क्वायर बाय आर की प्रोपोर्शनलिटी ऑलरेडी मालूम है, उसमें m से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो m इज कांस्टेंट, है ना? तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर z या n में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा ना। इज इट ओके? देखो ना, इसमें मास मल्टीप्लाई करके, तो मास डिपेंड नहीं करता z या n पे, है ना? तो z या n में उसका कोई टर्म नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग। इज इट ओके? Yes, sir. Thank you, sir. अथर 8th पॉइंट में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद करो, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला था v स्क्वायर बाय आर, और फिर इनटू मास करके हम लोग बोला था दैट बिकम्स द फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज m इनटू v स्क्वायर, ठीक है? ओके, तो दीज वर द टर्म्स। एक और टर्म है तो हम बाद में कवर करेंगे, अभी जस्ट लिस्ट में लिख लो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली, ब्रॉय बोलते हैं ऐसे तो, वेवलेंथ, ठीक है? तो डी ब्रॉय वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज h अपॉन mv बोले। अभी h कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v अगर है तो क्या करेंगे हम लोग? v वाज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, तो 1 बाय v विल बी प्रोपोर्शनल टू n बाय z, है ना? v is proportional to z by n. What will be the proportionality of 1 by v? n by z. So that's why it is n by z. Now अगर h constant, m constant, सिर्फ 1 by v की प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे चलेगी तो हम लोग बोलेंगे it will be proportional to n by z. Is it okay? इसकी कहानी डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डी ब्रॉय बोलते हैं एक्चुअली ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग लैम्डा से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है? इसको नोट कर लो, इसकी डिटेलिंग हम लोग बाद में करें। ओके, आगे बढ़े। यस चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या आते हैं। So just write down a question. If force of attraction on electron in second orbit of beryllium 3 plus is F naught, then find out force of attraction on electron in third orbit of lithium 2 plus in terms of F naught. So ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सो ऑलरेडी यू आर हैविंग प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, है ना? तो मैंने पहले भी बोला था इफ यू आर हैविंग प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन तो रेशियो ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, है ना? क्योंकि बात में तो कांस्टेंट ही रहता है। सो फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन क्या है बताओ? z cube by n raised to 4. n raised to 4, है ना? सो मान लो ये जो पूछा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैंने मान लिया कि ये F1 है,
ठीक है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी F1. If I take the ratio of F1 and F0, it will be the ratio of its n cube by z cube by n4 and z cube by n4 of this thing, है ना. तो इसके लिए यहाँ पर देखो थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, तो इसका n is 3 एंड इसका z is also 3, बट पहले वाले का n is 2 and z is 4. So taking ratio of their z cube by n4 will be, इसका जिसका f1 माना है उसके लिए z cube is 3 raised to 3 by n4 is also 3 raised to 4. Is it okay? Because हम लोगों ने पढ़ा था force was proportional to z cube by n raised to 4 divided by नीचे वाले के लिए जो z cube है that is 4 cube and whole divided by 2 raised to 4. ओके, आदित्य ने बोला 1/2 है. लेट्स सी दैट. ये देखो ऊपर 1/3 रह गया है ना, और नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये 64 होता है और ये 16 होता है, तो ये 4 रह गया नीचे. तो दिस इज 1/12. ओके, एंड देन वी कैन से f1 by f0 is 1/12. So f1 will be f0 by 12. Is it okay? Any doubt? सर नहीं समझा. क्या नहीं समझा? f का रेशियो लेने का मतलब उनके z क्यूब बाय n4 का रेशियो है ना. हाँ. ऑलरेडी तो बाद वाले को f1 ले लिया हम लोगों ने, ओके. है ना, और पहले वाले को f0 ले लिया. तो इन दोनों का रेशियो मतलब इनके z क्यूब बाय n4 का रेशियो. हाँ. f1 का z क्यूब बाय n4 कितना होगा? तो f1 का z और n दोनों 3 है, तो z क्यूब बाय n4 विल बी 3 by 3 4. इज इट ओके? ओके. हाँ. f0 के लिए z क्या है? तो z इज 4 एंड n इज 2. तो z क्यूब बाय n4 इसका क्या हो गया? 4 क्यूब बाय 2 4. हाँ. और फिर इसको सॉल्व कीजिए. वी आर गेटिंग 1/12. So f1 by f0 is 1/12. ओके. f1 is f0 by 12. Clear? So that's the answer. समझा. Okay. Yes, sir. आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं है ना. क्या? दिस कुछ इज चीजें नॉट इन एनसीईआरटी में एनसीईआरटी. डायरेक्ट नहीं मिलेगी, है ना. कुछ चीजें नहीं मिलेंगी एनसीईआरटी में, बट तुम्हारे पेपर में मिल जाए. ठीक है. ओके सर. ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा इतना फ्रीडम रहेगा कि थोड़ा बहुत वो आगे जा सकते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन तुम्हारे इनडायरेक्ट आ सकते हैं. ओके, ओके सर. एटलीस्ट तुम्हारे मॉड्यूल के लिए तो ये सब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन. हो सकता है तो एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता रहता हूँ. सॉल्व कर पा रहे हो तो समझ गया तुम. इफ centripetal acceleration of electron in first orbit of helium plus is a naught, then find out centripetal. कोई म्यूट करना भूल गया, म्यूट कर लो, है ना. centripetal acceleration of electron in second orbit of beryllium 3 plus in terms of a naught.
Sir, half A naught. Okay, I'll wait. Half of A naught answer. Half of A naught. Okay. Yes, sir. चलो देखते हैं इसको भी. जैसा मैंने पहली बार कहा था वैसा ही अभी भी मान लेते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, लेट दैट बी A1. ठीक है. और अभी हम लोग जानते हैं ये एक्सेलरेशन भी जो है Z³/n⁴ के प्रोपोर्शनल है. So that's why taking ratio of A1 and A0 will be equal to taking ratio of their Z³/n⁴, है ना. तो A1 के लिए Z³ क्या है और n4 क्या है. तो A1 जिसके लिए माना है उसके लिए Z is 4, है ना. और ऑर्बिट अगर लिखा हुआ है तो n is 2. तो Z³/n⁴ is 4³/2⁴. Is it okay? किसी को डाउट है? और नीचे क्या आ रहा है, तो A0 के लिए देखो ये n जो है वो 1 है और Z जो है वो 2 है. तो Z³/n⁴ का मतलब है 2³/1⁴. ऊपर वाली चीज देखो ये 64/16 दैट इज 4 और नीचे वाली चीज जो है वो 8 आ गई है ना. So that's why this is nothing but 1/2. And that's why A1 will be A0/2. Okay? Yes, sir. Clear. तो इस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे ना. Yes, sir. ओके. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. क्योंकि क्या होगा ना, ये ऑर्बिट ऑर्बिट दिया हुआ है तब तो काम कर लेते हैं हम लोग. जैसे कोई भी अगर मान लो बेरिलियम 3+ दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं Z is 4, दैट्स ओके. और कोई भी अगर सेकेंड ऑर्बिट दिया हुआ है ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोगों ने लिख दिया कि n is 2. लेकिन अब इनके लिए कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स यूज करने लगेगा. वो टर्म्स अगर नहीं जानेंगे तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है वो टर्म्स यूज कर दे और फिर इफ यू आर नॉट नोइंग, इवन इफ यू आर नोइंग ऑल द थ्योरी, तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. सबसे पहला टर्म ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. ठीक है. तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट. और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसको हाइड्रोजेनिक सिस्टम, एच लाइक सिस्टम भी कहते थे, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोलते हैं. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसका मतलब हुआ n = 1, है ना. So just like hydrogen? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन हो या हीलियम प्लस हो, किसका, तो हीलियम प्लस का ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसका n = 1. हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसका n = 1. दोनों की एनर्जी अलग अलग है. तो फॉर अ गिवन स्पेसीज, फॉर अ गिवन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम n = 1 विल बी कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है. उस दिए हुए सिस्टम का ग्राउंड स्टेट होगा. सबके ग्राउंड स्टेट बराबर एनर्जी के नहीं होंगे, लेकिन फॉर अ गिवन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसका n = 1 विल बी कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. ठीक है. Okay, sir. सो फॉर गिवन लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर गिवन. ओके. तो Z कैन बी डिफरेंट, है ना. हाइड्रोजन का लिया तो Z is 1, हीलियम प्लस का लिया तो Z is 2, लिथियम 2+ का लिया तो Z is 3, है ना. तो उनके हिसाब से ये चीजें अलग अलग होती चली जाएंगी. दैट इज वन. सेकेंड इज एक्साइटेड स्टेट. ऑलरेडी मैंने बताया था इसको. तो एनर्जी स्टेट्स other than ground state are called excited states. ठीक है. For a given single electron system
एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स n इक्वल्स 2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट 1 को बोला तो n इक्वल्स 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स 2 n इक्वल्स 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से बोलेंगे। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली एनर्जी स्टेट लिखा है तो सेकंड लिखा है तो n इक्वल्स 2, लेकिन एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल्स 2। वैसा ही अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछेगा, इसका मतलब बताओ n कितना? 3. 3 है ना। एंड दिस कैन बी कॉल्ड थर्ड एनर्जी स्टेट। और इन्हीं के लिए शेल का नाम भी मैंने बताया था ना, दिस वाज के शेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल शेल। इसको बोल देंगे हम लोग एम शेल। वैसा ही मान लो किसी ने पूछ दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो दैट विल बी कॉल्ड एन शेल एंड सो ऑन। इसका मतलब n इक्वल्स 4 है और दिस विल बी कॉल्ड फोर्थ एनर्जी स्टेट। क्लियर है? कहीं डाउट है तो पूछते जाओगे। इन जनरल कोई भी नंबर यहां लिखा रहे, मान लो लिखा एक्सेट, कुछ भी x की जगह 4 5 6 कुछ भी लिख दे, तो दैट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स x प्लस 1। ठीक है, डन। Yes, sir. ओके, थर्ड टर्म इज आयनाइजेशन। एंथैल्पी या एनर्जी दोनों लिख सकते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी IE ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट to completely out of given atom or ion। अब याद करो, हम लोगों ने डेल्टा ई का फॉर्मूला पढ़ा था कि एनर्जी गैप कितना होता है। तो ये क्या होगा? तो आयनेशन एंथैल्पी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर गिवन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या करेंगे हम लोग? IE जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई corresponding to n tends to infinity to n equals 1, है ना। बाहर ले जाने का मतलब क्या है? n equals infinity। इज इट ओके? तो इसको हम लोग बड़े वाले को n2 लिखते हैं, छोटे वाले को n1 लिखते थे, है ना। तो n2 इक्वल्स इंफिनिटी और n1 इक्वल्स 1। फिर से देखो, डेफिनेशन देखो क्या है। इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में, उसको पूरा बाहर कर देना है। ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब उसका n इक्वल्स 1 था, उसको पूरा बाहर कर देने का मतलब क्या है? n इक्वल्स इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई n2 की जगह इंफिनिटी और n1 की जगह 1 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डेल्टा इसका पढ़ा था, दैट वाज into z स्क्वायर into 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन। ये तो पढ़ा था। इसमें n2 की जगह इंफिनिटी रख देना, n1 की जगह 1 लिख देना, एंड दैट विल गिव यू द आयनेशन एनर्जी। सो दैट मींस ये देखो क्या होगा, 13.6 into
जेड स्क्वायर, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया, हाइड्रोजन दिया हो तो 1 लिख देंगे, हीलियम प्लस दिया हो तो 2 लिख देंगे जेड की जगह, लिथियम 2 प्लस दे दिया है तो जेड की जगह 3 लिख देंगे। सो दैट इनटू यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस वहां पे इंफिनिटी स्क्वायर, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आई। इफ यू सी 1 बाय 1 तो 1 हो गया, माइनस 1 बाय किसी भी नंबर में इंफिनिटी से डिवाइड कर दो वो 0 हो जाएगा ना, सो दैट्स व्हाई ये पूरा देखो 1 माइनस 0 दैट इज 1, so this becomes 13.6 into z square, this much electron volt per atom और आयन। जैसे एग्जांपल में मान लो पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम प्लस पूछ लिया, तो दैट विल बी, हीलियम प्लस के लिए z कितना होता है, तो z इज 2 है ना, so that's why हीलियम प्लस के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछेगा तो दैट विल बी 13.6 into 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन, क्योंकि ये आयन है, so that means 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। इज इट ओके? कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर कैलकुलेशन नहीं समझा। कौन सा वाला, ये वाला? किसी भी सर। दो एनर्जी, किसी भी दो एनर्जी स्टेट के लिए हम लोगों ने एनर्जी गैप ढूंढा था ना, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टाइम का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, किसी भी दो एनर्जी स्टेट के बीच का गैप कितना होगा, तो दैट वाज दिस मच, क्योंकि एनर्जी क्या आता था, अगर मान लो E1 इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर एंड E2 इज माइनस 13.6, ये लास्ट क्लास का, ये सब रिवाइज करके आया करो, यही था ना। अगर मैं E2 माइनस E1 करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, है ना, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम। यस। ओके, नाउ इस फॉर्मूला में क्या करना है, अब बोला वो गैप बताओ जो इंफिनिटी और n इक्वल्स 1 के बीच का है, तो n1 की जगह 1 रख दिया और n2 की जगह इंफिनिटी रख दिया, 1 बाय 1 स्क्वायर इज 1, इज इट ओके? यस। और 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर विल बिकम 0 ना, किसी भी नंबर में, किसी भी फाइनाइट नंबर में इंफिनिटी से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, इज इट ओके? क्लियर है? सम नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल ऑलवेज बी 0, यस सर। ठीक है? तो 1 माइनस 0 1 रह गया, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1, दैट इज सिंपली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर है ना। यस सर। नाउ अब तुमसे जो भी पूछेगा, हाइड्रोजन का पूछना तो जेड इक्वल्स 1 लिख देते, हीलियम प्लस का पूछा है तो क्या करेंगे, जेड इक्वल्स 2 रख देंगे, तो 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, इज इट ओके? यस सर। यही था कैलकुलेशन। So for ionization enthalpy, the excited state would be always infinity. बाहर है ना, क्योंकि क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एकदम बाहर निकाल के ले जाना है, तो एकदम बाहर मतलब आउट ऑफ एटम का मतलब n इक्वल्स इंफिनिटी, ठीक है? Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लिया ना सब लोगों ने? सर वेट। हाँ, ये वाला पार्ट तो मैंने लास्ट क्लास में बताया, बाकी नोट। डन सर। ओके, इसमें एक नोट लिख लेना, राइट डाउन अ नोट। कभी कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज करेगा, समझ लो सेम चीज है, बट यहाँ पर यूनिट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना लिया है उतना ही वहां पर वोल्ट ले लेना है, ठीक है? जस्ट राइट डाउन अ नोट, यहीं पे लिख देता हूँ, नोट पे लिख लेना, फॉर अ गिवन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर किसी भी सिस्टम के लिए, फॉर अ गिवन सिस्टम, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन वोल्ट, तो पहली बात की इसकी यूनिट वोल्ट हो जाएगी, इज न्यूमेरिकली सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछ लिया आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस, बताओ क्या बोलेंगे? Anyone? volt per atom. एटम 54.4 volt per atom. वो भी कितना? हीलियम प्लस का कितना नंबर, कितना? 54.4. आयनेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस पूछे तो विल से 54.4, जितना आयनेशन एनर्जी आता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन में, उतना ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट तो कैपिटल वी से भी लिखा जाता है, ठीक है? तो वोल्ट या कैपिटल वी ऐसा लिखा। ओके, नोट कर लो इसको। Done, sir. ओके, तो ये भी तीसरा टर्म था। इसी में चौथा टर्म जो है उसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन एंथैल्पी ई हो गया। और यहां पर पहले नोट से ही स्टार्ट कर लो। यहां भी क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलेगा तो is numerically same as excitation energy in electron volt per atom। राइट, यहाँ एग्जांपल नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ ये नोट लिख लो। अभी क्या बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? सो विल राइट एक्साइटेशन energy is the energy required to move an electron from ground state to given excited state। ठीक है, सो फॉर a given single electron system अब यहां पर टर्म्स यूज होंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भेजना है। दैट विल बी इक्वल टू 13.6 into z square into 1/1 square minus 1/2 square। ठीक है, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन। वैसे ही किसी ने पूछा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसको 1 से कहां भेजना होगा बताओ? फर्स्ट के लिए 1 से 2 में भेजा, थर्ड सेकेंड के लिए कहां भेजेंगे? थर्ड में, है ना? सो दैट विल बी इक्वल टू 13.6 into z square into 1/1 square minus 1/3 square। ठीक है, अब इसी में हाइड्रोजन के लिए पूछा तो z equals 1 लिख देंगे, हीलियम प्लस के लिए पूछा तो z equals 2 लिख देंगे, लिथियम 2 प्लस के लिए z equals 3 लिख देंगे। ठीक है, सर एक बार वापस क्या समझाओ? लास्ट ओके, क्या बोला? सिंपल सा डेफिनेशन देखो ना, ये कौन सी एनर्जी है? तो ग्राउंड स्टेट से गिवन एक्साइटेड स्टेट में भेजने की। तो जब हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। अगर हम लोग सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं तो ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n=n1 = 1। कहां भेजना है? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2 = 2 बोला था, है ना? तो वहां पर 2 रख दिया। देखो वहीं पे अगर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहा है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजने का मतलब है n = 3 में भेजना।
तो 1 से 3 में भेजने के लिए एनर्जी गैप इतना ही होता है, इतनी एनर्जी चाहिए. इज इट ओके? Yes, sir. So that was excitation energy. एक लास्ट टर्म है which is called binding energy. So fifth है binding energy. इसको हम लोग BE बोल सकते हैं. ये क्या है? So it is energy required to remove electron from given state to completely out of atom. Completely out of atom का मतलब है to infinity. ठीक है. तो अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, फॉर a given single electron system, अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी फॉर nth एनर्जी स्टेट, और इसी को क्या बोलेंगे, n-1 एक्साइटेड स्टेट है ना. अगर चाहिए तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, बट इस बार कहां से भेजना है तो n से भेजना है, कहां भेजना है तो इंफिनिटी पे भेजना है. That's why it will be equal to 13.6 into z square into 1 by n square minus 1 by infinity square. इतना इलेक्ट्रॉन, and that is 13.6 into z square by n square. इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा पर एटम हो रहा है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूछ दिया बाइंडिंग एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+, ठीक है, ये कितना होगा. तो पहली बात, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n=2 और इसका मतलब है z=4. तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13.6 into 4 square by 2 square, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आए. विच मीन्स अगर देखो तो ये कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आए. एनी डाउट? ओके. Yes, sir. सो दीज वर सम टर्म्स. एक क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसे टर्म्स अगर यूज कर लिए जाए तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन लिखो. बाइंडिंग एनर्जी फॉर H-like system corresponding to third excited state is 13.6 electron volt. 13.6 electron volt. Question number 1. Identify the sample. ये कौन सी चीज है. Number 2. Calculate its ionization energy.
Number 3, calculate energy of photon emitted. Energy of photon emitted when electron in given system moves from second excited state to ground state. ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट wavelength of photon required to move the electron from ground state to या फिर from first excited state to third excited. पहले तो नोट कर लो क्वेश्चन, फिर ट्राई करो सॉल्व करने का. सैंपल आइडेंटिफाई हुआ क्या? सर मैंने आंसर पोस्ट किया है सर. बोलो ना. B3+, बेरिलियम 3+. बेरिलियम 3+, ओके, दैट्स राइट आंसर. सर आगे वाले क्वेश्चन भी उस पे ही बेस्ड करना है ना? हाँ, बस उसी पे बेस्ड है ना सारा कुछ. नोट कर लिया ना सब लोगों ने क्वेश्चन? सबसे पहली चीज क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है. सो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट 13.6 into z squared by n squared, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब है 13.6 into z squared by n की जगह क्या लिखेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n equals 4, है ना, by 4 squared will be equal to 13.6. It means देखो z square is nothing but 4 square, so z is 4, और z4 किस सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है, तो दैट इज बेरिलियम 3+. इज इट ओके? क्लियर है सब लोगों को? एनी डाउट? चलो सेकंड देखते हैं. सेकंड में क्या पूछा है, आयनेशन एंथैल्पी बताओ, है ना. आयनेशन एंथैल्पी वाज 13.6 into z स्क्वायर, है ना, ये आयन लिख दिया सीधा. 13.6 into 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको कैलकुलेट कर लो. 217.6 जैसा, that is 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तीसरा क्या पूछा था, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज, कहां से कहां बोला था, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आया, तो फोटोन जो रिलीज हुआ वो कितना होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी नथिंग बट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दोस टू स्टेट्स, है ना. दैट विल बी डेल्टा ई फ्रॉम n2 इक्वल्स कितना था, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला था ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n2 इक्वल्स 3
2 N1 इक्वल्स ग्राउंड स्टेट का मतलब 1। इज इट ओके? हाँ तो सर। इसका मतलब हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का वैल्यू है 4 स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट नंबर गिव्स यू 13.6 इंटू 16 इंटू, देखो 1 माइनस 1 बाय 9, सो दैट मीन्स 8 बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर जाओ कितना है, लेट मी द आंसर। 193.2 हाँ लगभग सही है। 193 पॉइंट कितना है? 28। 28, ठीक है। चेक कर लोगे सब लोग, हाँ कैलकुलेशन कितना है। ये पता चल रहा है मुझे कि ये 192 से ज्यादा आना चाहिए। कैसे मैंने किया, ये अप्रोक्सीमेटली देखो 13.5 होता है ना, तो 1.5 टाइम्स होता है। 1.5 इंटू 8 इज 12, 12 इंटू 16 इज 192। तो ये मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो 192 से तो जरा सा ज्यादा आएगा ही। ठीक है। फोर्थ फोर्थ वन के दो तरीके हैं, एक इजियर वे है और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इजियर वे क्या है कि हम लोगों के पास ऑलरेडी रिडबर्ग इक्वेशन है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, और वहां से लैम्डा ऑफ फोटोन के लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था, दैट वाज 912 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, है ना, दिस मच एंगस्ट्रॉम में आता था। डायरेक्टली ये ले लेते, डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, कहां से कहां तक बोला था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 4 स्क्वायर हो गया। दैट गिव्स यू दिस मच एंगस्ट्रॉम, so that gives you 912 by 16 into, this is 1 by 4 minus 1 by 16, so 3 by 16, ये देखो आ गया 304 एंगस्ट्रॉम। दूसरा तरीका क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दो और 12,400 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल गिव यू लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। दैट वाज अनदर वे। Sir, please repeat the fourth point again. फोर्थ में हम लोगों ने रिडबर्ग इक्वेशन यूज किया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और उसका शॉर्टकट बताया था कि लैम्डा ऑफ फोटोन निकालना है, तो दैट इज 912 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अगर तुम हायर एनर्जी से लोअर में जा रहे हो तो उतना उस लैम्डा ऑफ फोटोन उस लैम्डा का फोटोन रिलीज होगा, अगर लोअर से हायर में जा रहे हो तो इतना कंज्यूम होगा, है ना। तो यहाँ पर कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई देखो लोअर से हायर में जा रहा था, तो 2 से 4 में जाने का मतलब है कि मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स 2, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स 4। सो 2 में 4 जाने के लिए वी हैव पुट द वैल्यू, और z की जगह हम लोगों ने 4 लिख दिया ना। रिडबर्ग इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, 1 by lambda was RH Z square into 1 by n1 square minus n2 square, है ना। और इसी को शॉर्टकट में लिखा था हम लोगों ने कि लैम्डा अगर डायरेक्टली चाहिए तो 912 बाय जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाता है ना। दिस वाज फॉर रिडबर्ग इक्वेशन। इसी को यूज कर लिया। तो दूसरा तरीका हो सकता था, एनर्जी गैप निकाल दिया, और एनर्जी गैप जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 12,400 डिवाइडेड बाय दैट विल बी गिविंग यू लैम्डा ऑफ फोटोन इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डन। Yes, sir. ओके, कुछ ग्राफ्स है जो पूछे जाते हैं या दिए जाते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी जो काम का है सिर्फ उतना ही बताऊंगा, बाकी ग्राफ डिटेल में जहां जहां जरूरत होगी जैसी वैसी हम लोग करते जाएंगे। पहला है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, मान लो कोई एक इक्वेशन दिया, वो किस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो y इक्वल्स mx प्लस सी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इट विल बी स्ट्रेट लाइन, एंड इफ c इज नॉट 0 तो इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसमें दो केसेस आ सकते हैं, इफ c इज 0 दिस गिव्स यू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स अगर मैंने 2x लिख दिया तो ये कैसा ग्राफ देगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ देगा। ठीक है, उसमें से ये 2 क्या है, ये m जो है इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या है, दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसे में ये अगर निगेटिव हो गया, किसी ने बोल दिया y इक्वल्स -2x, तो फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए। तो दिस टाइम ये जो एंगल बना थीटा, तो हम लोग बोलेंगे tan थीटा इज -2। ठीक है, सर सी कांस्टेंट है ना? हाँ सी विल बी ए कांस्टेंट। जैसे अभी के लिए 0 है, वो है ना, 2x प्लस कुछ लिखा ही नहीं, तो दैट मींस सी इज 0 है ना। या फिर यहाँ भी -2x प्लस कुछ भी नहीं लिखा, तो दैट मींस सी इज 0। अगर सी 0 नहीं है तो y को -c पे कट करता हुआ जाए। इफ c is not equal to 0, then it is straight line but not passing through r। फिजिक्स में बताया क्या ग्राफ? फिजिक्स में ग्राफ हुआ है क्या? हम्म, हुआ है ना, तो फिर क्यों बताऊंगा? हाँ, सर। तुमको आता होगा ना, तुम लोगों को फिर बताने की जरूरत नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इतना बताया होगा ना। कराया है सर। हाँ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं नहीं बताता, है ना। चलो ठीक है, फिर रहने देते हैं इसको। फिर मैं ग्राफ, अब फिर मैं ये सिर्फ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ग्राफ आएंगे वो कैसे हो सकते हैं। जैसे ऑलरेडी याद करो, आर का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। तो आर वर्सेस एन अगर पूछ दे, कैसा ग्राफ आएगा? जब भी ऐसा पूछे ना, तो जो इधर लेफ्ट साइड में लिखा है उसकी जगह y रख दो, और जो राइट साइड में लिखा है उसकी जगह x रख दो। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हमेशा y रख देना और इधर जो पूछे उसको x रख देना। देखो इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल्स 0.529 बाय z, अगर z फिक्स है, इनटू x स्क्वायर हो गया ना। तो y इक्वल्स सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, क्या इक्वेशन होता है ये, कैसा ग्राफ देता है? y इक्वल्स सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, कैसा देगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, mx नहीं है, एक्स स्क्वायर है। इट इज पैराबोला, तो दैट विल गिव यू पैराबोला। इसलिए तो पूछ रहा था, बताया कि नहीं। दिस इज पैराबोला। उसमें भी अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो वो कुछ ऐसा दे। ठीक है, इसी में अगर पूछ दे आर वर्सेस एन स्क्वायर पूछ दे, फिर क्या है, आर की जगह वाई लिखना है, एन स्क्वायर की जगह पूरा एक्स लिखना है। अब क्या होगा, y विल बी 0.529 बाय z इनटू, अब पूरे n स्क्वायर की जगह x लिखना होगा। अब जो आया वो y cos mx जैसा आ गया, देन इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन। दिस थिंग इज स्ट्रेट लाइन एंड दैट टू पासिंग थ्रू ऑरिजिन। चूंकि ये पॉजिटिव दिख रहा है तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, तो ऐसा आ जाएगा। इसी में पूछ दे r वर्सेस z और n स्क्वायर फिक्स कर, तो यहाँ पे इसकी जगह y लिखेंगे और इसकी जगह हम लोग x लिखेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन में देखो क्या आ गया, r इक्वल्स 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/z। अब z की जगह x लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल्स 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/x। y इक्वल्स सम कांस्टेंट बाय x, ऐसा आ जाए और वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो इस तरह का हाइपरबोला आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इस तरह का इधर। ठीक है, तो दिस इज हाइपरबोला, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला।
इन सब चीजों को रिवाइज कर जाओगे एक बार, फिजिक्स में जो ग्राफ बताया उसको यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसा ही मान लो अगर पूछ देता आर वर्सेज 1/z, तो इस पूरी जगह इसकी जगह y लेंगे और इस पूरे की जगह x लेंगे। तो r इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/z जो लिखा है, इसमें r की जगह y लिखेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू, अब ये इसकी जगह x लिख देंगे 1/z की जगह, तो y इक्वल्स mx जैसा हो गया। तो फिर से ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पॉजिटिव है तो ऐसा आएगा, नेगेटिव होता तो ऐसा। इस तरह के ग्राफ पूछे जा सकते हैं तुमको। ऐसे बाकी में स्पीड में, पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, टोटल एनर्जी में चीजें आ सकती है। ये 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर जब x का पावर 3 रहता है, मतलब क्यूब रहता है, तभी कौन सा बोलता है उसको ग्राफ? उसको क्यूबिक ही बोलते हैं, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस तरह से जाता है। वो कहानी मैथ में पढ़ते हैं, अपने लिए काम नहीं है। ठीक है ओके। तो ग्राफ थोड़ा शार्पर हो जाएगा, y इक्वल्स एक्स क्यूब जैसा इक्वेशन आ जाए तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड पैराबोला, क्यूबिक ये बोल देते हैं क्यूबिक ग्राफ। सर n स्क्वायर और 1/x का ग्राफ सेम रहेगा? इसका किसका फिर से बोलो? n स्क्वायर और 1/z। तो उसके लिए r फिक्स किया है कि नहीं, देखो ना, वो देखना पड़ेगा ना। जो भी रिलेशन दिया हो किसका दिया हुआ है, एन स्क्वायर ऑफ जेड का किसके साथ, मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट रखा है वो बताना पड़ेगा ना, है ना। इज इट ओके? नहीं सर, आपने ग्राफ दोनों सेम बनाए हैं, कौन सा? r वर्सेस n स्क्वायर, r वर्सेस 1/। हाँ, तो r वर्सेज एन स्क्वायर जब किया तो ग्राफ इस नेचर का रहेगा, लेकिन उसका स्लोप क्या रहेगा, 0.529/z, है ना। यस सर। बट यहाँ पे जब हम लोगों ने बोला तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस पर स्लोप क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर इज द स्लोप, है ना। सो इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एंड जेड, यहाँ पर कितना स्लोप आएगा और यहाँ पर कितना स्लोप आएगा। तो यहाँ अगर मैं थीटा बोलता हूं तो दिस tan थीटा विल बी 0.529 बाय जेड, है ना, दिस मच। और यहाँ पर अगर मैं थीटा बोलता हूं तो दैट विल बी tan थीटा विल बी 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो नेचर ऑफ ग्राफ इज सेम, बट स्लोप अलग हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन एंड जेड। इज इट ओके? यस सर। एक ग्राफ जस्ट देख लो, मान लो टोटल एनर्जी वर्सेस एन पूछ देता। मान लो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है, टोटल एनर्जी E was minus 13.6 into Z square by N square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो रहा है ना। तो अगर पूछ दे E वर्सेस N फॉर अ गिवन Z, तो क्या करेंगे, यहां देखो ध्यान से, E की जगह X लिखेंगे और N की जगह E की जगह Y लिखेंगे और N की जगह X लिखेंगे। तो दिस इज E इक्वल्स minus 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अभी E की जगह Y रख देंगे और यहाँ minus 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। तो y इक्वल सम कांस्टेंट बाय x रेज टू n, वेयर x रेज टू कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हाइपरबोला। बट चूंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट जो निगेटिव है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा नीचे से, दिस इज ऑल्सो हाइपरबोला, दिस इज ऑल्सो हाइपरबोला। बट ये नंबर चूंकि निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये इससे तरह से अलग हो गया, ये नीचे जाएगा। निगेटिव आया तो इधर, पॉजिटिव आया तो इधर। ग्राफ का नेचर सेम है, बट एग्जैक्टली ग्राफ सेम नहीं है। बताओ ई वर्सेस जेड पूछ दे तो ई वर्सेस जेड क्या लिखेंगे? So E will be equal to minus 13.6 by n square, refer given n फिक्स कर दिया है, तो this much into z square। अभी क्या करेंगे, E की जगह y लिखेंगे and this number into इसकी जगह x स्क्वायर लिख देंगे ना, z की जगह x लिखा तो अब ये हो गया पैराबोला।
बट यहां पर भी ये नंबर नेगेटिव है, तो दिस इज अ पैराबोला। बट क्या होगा, यहां पर ये अब ऐसा जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है। So now we are talking about something called spectrum. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर वाज सम ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एटम्स और सैंपल ऑफ एटम्स, जिनके थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी थे जिनको बोर ने अपने मॉडल से एक्सप्लेन कर दिया है ना। सो दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझेंगे, और फिर एटम्स से रिलेटेड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और वहां कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, इस चीज को समझेंगे। एनीवन नोइंग अबाउट द स्पेक्ट्रम? किसी को पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेनबो देखा है? रेनबो हाँ सर। Yes. कैसे बनता है, क्यों बनता है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स लाइट्स को ये कर रिफ्लेक्ट करते तब जाके बनता है। डेविएट करती है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, जब बारिश के बाद दिखता है अगर, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, उनके थ्रू जब व्हाइट लाइट जाती है तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ प्रिज्म। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई लाइट का सोर्स, कोई भी रेडिएशन अगर प्रिज्म के थ्रू जाएगी, उसके बाद हर वेवलेंथ, एवरी यूनिक वेवलेंथ विल हैव यूनिक डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी सोर्स से अगर रेडिएशन जा रहा है और वो अगर प्रिज्म से क्रॉस कर रहा है, व्हाट विल हैपन, अगर इसमें बहुत सारे रेडिएशन है, बहुत सारी वेवलेंथ है, तो हर वेवलेंथ का अपना डेविएशन होगा। ठीक है, और अगर तुमने यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिया है, you will start observing every unique wavelength as a unique line on this spectrum. ठीक है, ये स्क्रीन पे जो हर यूनिक लाइंस आ रही है उनके कलेक्शन को स्टार्ट कॉलिंग इट स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं। सो दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ प्रिज्म, and you are having some source of light, source of radiation. तो इस पार्ट को, ये जो कलेक्शन ऑफ लाइंस है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पार्ट? इसको नोट कर लो, इसको ड्रॉ कर लो एक बार फटाफट, और उसके बाद सेंटेंस लिख लेंगे इसके बारे में, स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे। तो इसी में अगर तुमने व्हाइट लाइट लिया है, तो व्हाइट लाइट के पास कितने वेवलेंथ्स है? 7। ओके, व्हाइट लाइट का नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक है। हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर इन बिटवीन दिस रेंज? दिस इज विजिबल लाइट ना। कितने वेवलेंथ है इसमें? 7 कलर्स है तो फिर सबका एक एक वेवलेंथ रहेगा। 7 कलर्स है, 7 वेवलेंथ नहीं है। किसी भी दो नंबर के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2 and 3 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स यू कैन गेट? 1 नहीं। Infinite. Infinite numbers, and that's why if you are having a continuous range of wavelength, there are infinite wavelengths. ठीक है, सो अगर इस रेंज को बोले तो इसके बीच में कितने वेवलेंथ है, तो वी स्टार्ट सेइंग कि इनफाइनाइट वेवलेंथ है, एंड उसके अंदर एक सेट ऑफ वेवलेंथ विल अपीयर वायलेट, अ सेट ऑफ वेवलेंथ विल अपीयर एज रेड, है ना। तो कलर 7 बोलते हैं, लेकिन वो क्या होगा, पूरा एक इनफाइनाइट वेवलेंथ आ रहा है यहाँ पे। इज इट ओके? समझ में आई चीज? ये बहुत ही ध्यान से समझो। इफ यू आर हैविंग अ रेंज ऑफ फॉर बिटवीन टू नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन एनी टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, 4000.00001 भी हो सकता है, 4000.01 भी हो सकता है, 4000.8 भी हो सकता है। ये तो मैं अभी 4100 पे भी नहीं पहुंचा। सो आई कैन talk about infinite wavelengths in between any two numbers. So if you are having a continuous range of wavelength, that will give you continuous spectrum. ठीक है,
बट अगर मैंने मान लो कोई एक ऐसा सोर्स है जो 4 ही वेवलेंथ भेज रहा है, कितने लाइन मिलेंगे यहाँ पे? हाउ मेनी लाइन्स विल बी गेटिंग? अगर यहाँ से 4 वेवलेंथ फेंका तो इफ एनी सोर्स इज एमिटिंग जस्ट 4 वेवलेंथ्स, मान लो बोला 6500 एंगस्ट्रॉम का है, एक 4800 एंगस्ट्रॉम का है, एक 4300 का है, एक 4100 का है, तो हर वेवलेंथ एक लाइन देगा ना यहाँ पे, 4 लाइन देंगे। तो 4 लाइंस मिलेंगे। तो इट विल डिपेंड कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कैसा रहेगा, इट विल डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन अगर एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ भेज रहा है, दैट मींस वी आर गोइंग टू गेट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट अगर सोर्स ऑफ रेडिएशन डिस्क्रीट नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भेज रहा है, देन यू विल बी गेटिंग डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। 4 है तो 4 लाइन अलग अलग दिखेंगे। इज इट ओके? यस सर। सारे पॉइंट्स एक एक करके लिख जाते हैं। राइट डाउन। When a set of wavelengths, when a set of wavelengths, when a set of wavelengths emitted from a source, when a set of wavelengths, wavelengths or radiation बोलो, when a set of wavelengths or radiation emitted from a source, when a set of wavelengths or radiation emitted from a source are passed through a prism, are passed through a prism, Pass through. passed through a prism, prism बोलते हैं इसको, passed through a prism, then every unique wavelength, every unique wavelength every unique wavelength appears as a line, appears as a unique line. Every unique wavelength appears as a unique line, a unique line appears as a unique line on the screen placed after the prism, appears as a unique line on the screen placed just after the prism, placed after the prism. Every unique wavelength appears as a unique line on the screen placed after the prism. These lines are called spectral lines. These lines are called spectral lines, and set of these lines is called, these lines are called spectral lines, and set of these lines is called spectrum. Set of these lines is called spectrum. Set of these lines is called spectrum, और इन्हीं को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या फिर और the emission spectrum of given source. Set of these lines is called spectrum, और चूंकि ये emitted wavelengths का appearance दिखा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको emission spectrum. ठीक है? Is called spectrum or the emission spectrum of given source. Any doubt in this point?
सो इसी में क्या है, इफ दो केसेस आ सकते हैं कि सोर्स जो है वो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ भेज रहा हो, यू विल बी गेटिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर वो फिक्स नंबर ऑफ डिस्क्रीट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भेज रहा है तो यू विल बी गेटिंग लाइन और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। इफ द सोर्स ऑफ रेडिएशन sends continuous range of wavelengths, जैसे व्हाइट लाइट का मतलब है देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम, सो हर वेवलेंथ का एक लाइन मिलेगा एंड इट विल नॉट अपीयर एज अ पर्टिकुलर लाइन, वो पूरा एक रेंज दिखेगा, है ना। तो लाइन के बाद लाइन कोई गैप ना रहे तो यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट एज एन एरिया, है ना, ब्राइटेंड एरिया। तो व्हाइट लाइट के लिए यू विल बी हैविंग different areas with different color appearance, है ना। So if the source of radiation sends continuous range of wavelengths, then its emission spectrum is also continuous, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट का सोर्स अगर कोई भी ले लो, जैसे सिंपली सन से आने वाली लाइट्स को अगर देखो, उसमें से अगर व्हाइट लाइट की बात करो, इट इज अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ इनफाइनाइट वेवलेंथ्स एंड दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग कंटिन्यूअस टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। बट अगर वो कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भेजे, तो इसी में सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिख लेना, इफ the source of radiation sends some fixed number of discrete or discontinuous wavelengths, then its emission spectrum is called line spectrum or discontinuous spectrum or discrete spectrum. Spectrum, which is collection of set of or collection of discontinuous lines. मतलब एक लाइन दिखेगा, उसके थोड़े गैप के बाद दूसरा लाइन दिखेगा, फिर तीसरे गैप के बाद तीसरा लाइन दिखेगा, ऐसा। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। Any doubt in this part? No, sir. Okay. So अब जो हम लोग जिस स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं वो व्हाइट नहीं है, उसकी कहानी तुम लोग फिजिक्स में डिटेल में करोगे। यहाँ हम लोग एटम्स या आयन से निकलने वाले रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। एक एटम रेडिएशन कब निकालता है? एनी आइडिया कि हाइड्रोजन अगर रेडिएशन का सोर्स बन रहा है तो कैसे बन रहा है? If some energy is given to it. नो, एनर्जी देने से क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में है, नेचुरली ये कहाँ आना चाहेगा? ग्राउंड स्टेट में, है ना।
Yes, It is the sir. lowest energy state to have more stability. It will try to go in the ground state. तो किसी excited state से जब वो ground state में आता है, तो it will start releasing photons, है ना? Is it okay? Yes, sir. तो if you are having a chemical substance जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, they can release a set of photons which can have different type of wavelengths. But वो wavelengths continuous नहीं होते, वो discontinuous टाइप के होते हैं. That's why always chemical substances से आने वाला स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमेशा discontinuous या लाइन स्पेक्ट्रम या discrete स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है. So एटॉमिक या केमिकल सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम इन जनरल बोलते हैं जो. So emission spectrum from an excited sample of chemical substance is always a line spectrum. As fixed number of discrete या discontinuous wavelengths are released during de-excitation of electrons. सर लास्ट पॉइंट एक बार वापस. क्या बताया मैंने? मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. तो मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में, कहीं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कहीं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कुछ. When they will be coming back to ground state, they'll start releasing photons, है ना? Is it okay? यस सर. जब हम लोगों ने पढ़ा था हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो फोटोन रिलीज होता है, मतलब रेडिएशंस निकल रहे हैं ना. तो हर ट्रांजिशन का अपना एक वेवलेंथ रहा होगा. मान लो कोई 4 से 3 में आता है तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, फिर वो 3 से 2 में आता है एक दूसरा फोटोन रिलीज करेगा, 2 से 1 में आता है तो एक तीसरा फोटोन रिलीज करेगा, है ना. सो यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स ना. यस सर. ओके. तो वो नंबर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफैक्ट करके देखेंगे भी आगे हम लोग. यू विल बी गेटिंग डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ्स, है ना. फिक्स नंबर, कहीं 10 वेवलेंथ्स आएंगे, कहीं 5 आएंगे, किसी ट्रांजिशन में किसी में 6 आ सकते हैं. तो अगर ऐसे आ रहे हैं, मान लो 6 वेवलेंथ आए और वो 6 वेवलेंथ एक 6 अलग अलग नंबर्स है, तो डिफरेंट नंबर्स के कारण डिफरेंट लाइंस मिलेंगे ना, है ना. हर डिफरेंट वैल्यू एक पर्टिकुलर लाइन देगा. यस सर. इज इट ओके? एंड चूंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंट, मान लो एक का आ गया 4800 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का आ गया 4300 एंगस्ट्रॉम, तो दो गैप के बाद लाइंस मिलेंगे ना. यस सर. And that's why what type of spectrum you will be getting from an excited sample of chemical substance, it will always be discontinuous or line spectrum, है ना. Is it okay? यस सर. So that was one point. अब हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस जिनको बोल रहे हैं हम लोग, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल से कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकते हैं हम लोगों को, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. सो we'll be talking about maximum number of spectral lines from H-light sample. ठीक है. जितने वेवलेंथ, यूनिक वेवलेंथ निकालेगा उतने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे. सो number of the maximum number of हो गया नोट कर लो. Spectral lines will be equal to maximum number of wavelengths
released by H like sample, है ना? Is it okay? जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स वो रिलीज कर सकता है उतने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकते हैं। पॉइंट उसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। समवन इज ऑन अनम्यूट, म्यूट कर लो जरा। सो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चलो अभी सेकंड एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, छोटा सा देखते हैं। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कहेगा इससे बताओ कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकते हैं। तो यू आर हैविंग n equals 1, n equals 2, n equals 3. This is called second excited state, है ना। चूंकि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोला है तो हर हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। मेरे को रास्ता बताओ कितने तरह के रास्ते आ सकते हैं। इफ दे आर आस्किंग यू मैक्सिमम नंबर, तो कितने टाइप के मैक्सिमम रास्ते हो सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, है ना। अल्टीमेटली वो ग्राउंड स्टेट पे जाएगा। कितने टाइप के रास्ते पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां पहुंचने के। डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। तो बताओ मेरे को इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या चॉइस। डायरेक्टली यहां से यहां जा सकता है, कहेगा मेरे को बहुत जल्दी है, मेरे को डायरेक्ट पहुंचना है, यहां से यहां जा सकता है ना। हाँ सर। किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास क्या दूसरी चॉइस है। इज देयर एनी अदर। पहले सेकंड वाले में जाके फिर बाद में पहले यहां जाएगा और फिर यहां आएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन के पास इन दोनों से अलग कोई चॉइस है क्या। नहीं सर। नहीं ना। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो या तो इस रास्ते से या इस रास्ते से जाएगा, है ना। दैट मीन्स यूनिक वेवलेंथ कितने मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो ही मिल सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं तो यहाँ पर पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, इस केस में ये पहला एग्जांपल है, मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इस केस में अगर पूछ दे तो क्या बोलेंगे, कितने टाइप के वेवलेंथ मिल रहा है। 2 types. ओनली 2। ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है इसका एक वेवलेंथ, इसका एक दूसरा वेवलेंथ होगा ना इस ट्रांजिशन का, और इसका एक तीसरा होगा ना। इज इट ओके। हाँ सर। तो कितने वेवलेंथ मिल गए, 3 वेवलेंथ है। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिलेंगे, 3 टाइप के मिल सकते हैं ना। अभी तुम लोग बताओ मेरे को, इसको पहले नोट करो और कहीं डाउट है तो पूछ लो। अगर मैं इसमें पूछ दूं कि यहीं पर अगर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता, सेकेंड एग्जांपल इज इफ इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अभी तुम्हारे पास 3 स्टेट है ऊपर में, तो इसको 2 लिख दिया, इसको 3, इसको 4 लिख दिया, इसे बता देता हूँ। Now this is ground state। चलो हटाइए। तो सेकंड एग्जांपल अगर किसी ने पूछा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ कितने मिलेंगे। तो n equals 1 is called ground state. This is n equals 2, this is n equals 3, this is n equals 4. Now this is the third excited state. So 6. ओके, सारे आइडेंटिफाई कर लिए। Yes, sir. ये फिर फॉर्मूला पता है। देखो कौन कौन से रास्ते पॉसिबल है। एक जिसको बहुत जल्दी है वो डायरेक्ट आना चाहेगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, कहेगा मेरे को यहाँ से डायरेक्टली जाना है, दैट विल रिजल्ट इन 1 यूनिक वेवलेंथ। दूसरा इलेक्ट्रॉन बड़ी फुर्सत में है तो वो क्या करेगा, पूरा ब्रेक जर्नी पर स्टेशन पे रुकते हुए जाए, दैट इज गिविंग यू। तीसरी चॉइस क्या है, स्टार्ट में तो जल्दी दिखाई
लेकिन फिर कहा यहाँ से रुक के जाए, ठीक है। देन चौथी चॉइस है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले डायरेक्ट या फिर जल्दी दिखा है इसमें, दैट इज फोर्थ चॉइस। और कोई चॉइस है क्या इसके पास? नहीं सर। ना, अगला इलेक्ट्रॉन कोई भी ले लोगे तो दैट विल बी फॉलोइंग वन ऑफ दीज पाथ्स, है ना, इसके अलावा कोई पाथ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कितने यूनिक वेवलेंथ मिले हैं, ये एक है λ1, ये λ2, λ3, ये 8। यहाँ पर कितने? इज इट यूनिक? 4 से 2 अलग से यूनिक आ गया ना, दैट्स व्हाई इट विल बी λ5। बट इज दिस यूनिक? नो सर। नहीं ना, वो इसके बराबर है, ये भी λ4 ही है, अलग नहीं है ये। तो ये दोनों एक ही लाइन बना रहे होंगे, तो इट इज नॉट अ डिफरेंट लाइन, इसलिए इसको अलग काउंट नहीं करना है। वैसा है, दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिक, ये λ2 ही है ना, देखो। बट ये यूनिक है, दिस इज λ6। तो देखने से तो लगा कि 8 लाइन मिल रहा है, लेकिन 2 लाइन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई विल बी हैविंग ओनली 6। सो अब इसका एक फॉर्मूला बन जाता है यहां से। तो इफ यू आर हैविंग अ सैंपल जहां बहुत सारे एटम्स या आयंस हैं H लाइन, उसमें nth एनर्जी स्टेट और n-1th एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज n into n-1/2, ठीक है। इसको नोट करो, फिर यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूं। रिजल्ट क्या है? अच्छा, यहाँ मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन पूछता तो क्या होता? मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछता तो यहाँ तो मैक्सिमम पूछा है ना, मिनिमम पूछता तो हम लोग बोलते सारा इलेक्ट्रॉन यही पाथ फॉलो कर ले, जस्ट ये पाथ फॉलो कर ले तो you'll be getting just 1 ना, तो मिनिमम पूछे तो 1 लिख देंगे। इज इट ओके? तो ऐसा कोई भी एग्जांपल सब मिनिमम 1 ही ऐसा रहेगा। कुछ भी पूछ सकता है ना, किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने में कितने स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकते हैं मैक्सिमम, है ना। सो रिजल्ट क्या है? in a sample of H or H-like system, when electrons move from nth energy state to ground state. nth एनर्जी स्टेट का मतलब है n-1th एक्साइटेड स्टेट, कुछ भी लिख देगा, ध्यान से देखोगे इसको, और n-1 एक्साइटेड स्टेट इसी को बोलेंगे, टू ग्राउंड स्टेट, then maximum number of spectral line will be equal to n into n-1/2। तो देखो पहले केस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला था, दैट मींस n इक्वल्स 3 लिया था, तो 3 into 2/2 दैट वाज 3, वही आया था। इस बार थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिया है, दैट मींस n इक्वल्स 4 है, तो 4 into 3/2 इज 6, है ना। तो दैट इज द फॉर्मूला। इन सब में से मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन ये होगा, सो ये मिनिमम वेवलेंथ वाला होगा, और मिनिमम एनर्जी वाला ये होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ये होगा। So can you repeat the last line again? What I told, this is the maximum energy वाला है ना फोटोन, ये 3 से 4 से 1 में आ रहा है, that is the maximum one, है ना। So that's Yes. why this will correspond to the wave photon with the least wavelength, है ना, क्योंकि एनर्जी वाज hc by lambda, तो एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, है ना। So maximum energy will correspond to minimum wavelength and minimum energy will correspond to maximum wavelength, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. तो ये एक रिजल्ट है जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, लेकिन मान लो बोल दिया कि ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ लिख दे तो क्या करना है? 2 तरीके हैं, नीचे वाला सा हटा दो, देखो काउंट कर लो कितने लाइंस हैं, वही लाइंस को तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, है ना। यहाँ 1 2 3 4
n इक्वल्स 4 का मतलब है 4 लाइंस है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 6 है ना, ऐसा है। तो अगर मान लो बोल दिया कि 4 से सेकंड पे आना, तो देयर आर 3 लाइंस, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2 लिख देना, ठीक है। सो इसी में दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, दैट वाज फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, इन अ सैंपल ऑफ H or H like सिस्टम। अब ये जनरल रिजल्ट हो गया, when electrons move from n2th energy state, that means n2 minus 1th excited state to n1th energy state, जिसको हम लोग n1 minus 1th एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, या फिर यहां पर नहीं लेके जाता हूं क्योंकि ग्राउंड स्टेट भी हो सकता है वो स्टेट, दैट maximum number of spectral lines will be equal to, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 by 2। उसी में मान लो ग्राउंड स्टेट बोलता तो n1 की जगह 1 रख दो, देखो वही फॉर्मूला आ गया, n2 into n1 2 minus 1 by 2। सर लास्ट हाँ, यहाँ क्या बोला मैंने, मान लो ये फॉर्मूला है, अब इसी में जैसे ये चीज है, यहाँ ग्राउंड स्टेट बोला है, तो n से कहीं 1 पे ला रहा है, तो अगर मैं n1 की जगह 1 रख दूं तो यू विल बी गेटिंग दिस सेम फॉर्मूला। n1 की जगह 1 रख के देखो ये क्या हो जाएगा, n2 रह जाएगा, और n1 की जगह 1 रख दिया तो n2 minus 1 by 2, तो n2 into n2 minus 1 by 2, यही तो फॉर्मूला ये वाला है ना। So this is a special case, this is the generalized case कि कहीं से बोलते हैं नाइन्थ एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में बताओ अगर ट्रांजिशन हुआ तो हाउ मेनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस यू कैन गेट, तो 9 minus 2 plus 1 into 9 minus 2 by 2 है ना। यस सर So that is second result। तीसरा रिजल्ट क्या है, कभी कभी रेयरली पूछा जाता है, मान लो सैंपल ना हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम हो या एक हाइड्रोजन लाइक एटम हो, सो इन वन एटम H atom or one H like ion, तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। when electron moves from an energy state to n minus 1, तो वहां पर जो मैक्सिमम लाइन होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, दैट विल बी सिंपली n minus 1। जैसे मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो ये कितने मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस दे सकता था, ये ऐसा ब्रेक जर्नी करके तो 2 ही दे सकता था ना। इज इट ओके, ये वाला केस समझो। Yes, sir. सो देन अगर n1 इक्वल्स 3 से n इक्वल्स 1 तक जाना है तो इट इज गोइंग टू गिव यू जस्ट 2 लाइंस, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 3 minus 1 दैट इज 2। और यही चीज अगर यहां पे करें, सेम चीज, इन वन H atom और वन H like ion, when electron, एक ही इलेक्ट्रॉन है, moves from this thing to this thing, spectral line maximum कितने होंगे, तो it will be simply n2 minus n1। ठीक है, that these are third and fourth reason, ये थर्ड है और ये फोर्थ। डन, Yes, sir. सब लोगों का हो गया ना। Yes, sir.
ओके, सो ये जब हम लोग बात कर रहे थे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की, लेकिन इन स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ क्या होगा उसकी बात अगले क्लास में करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज बात करेंगे, इनमें से पर्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ्स को कलेक्ट करके उनका एक सीरीज बनाया गया। डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये काम किया, उनके नाम पे आया। जैसे लाइमन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ्स के सेट को इकट्ठा करके बताया कि दीज आर द वेवलेंथ्स लाइंग इन पर्टिकुलर रेंज, तो उन्होंने बोला कि इट विल बी इन माय नेम, तो उसको लाइमन सीरीज बोल दिया गया। वैसे ही बाल्मर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विजिबल लाइट्स विजिबल वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व किया एंड उस पूरी सीरीज को बोल दिया गया बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट टाइप सीरीज देखेंगे जिनमें इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को क्लासिफिकेशन किया जाएगा। सो दैट विल बी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए पर्टिकुलरली कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे कि बोर ने इन सारे स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया, और फिर दैट वाज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ बोर्स मॉडल। कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो देखेंगे, एंड देन विल सी द ड्रॉबैक, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड इन नेक्स्ट पॉइंट कि आगे क्या हुआ। तो आगे जो लेटेस्ट मॉडल के लिए जो स्पेसिफिक जो थ्योरी थी उनकी बात बाद में करेंगे। उसके पहले याद करो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी, तो विल मूव टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको पढ़ लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके Okay, sir. चलो, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। एंड आज मैं डेफिनेटली होमवर्क शेयर कर देता हूँ, अभी बैठ के मैं वही काम कर लूंगा पहले, क्योंकि लास्ट टाइम ही भूल गया था मैं। सो आज मैं पक्के से बैठ के अभी यही होमवर्क पहले शेयर करूंगा, तभी जाके आगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज, है ना।